डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का 2 खंड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा खंड पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे खंड में जिस विषय को देखने जा रहे हैं कि वो है कि विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। जैसा कि पहले ही क्लास में आपको बताया जा चुका है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन था वो एक्चुअली में 3 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम चरण जो था, जो पढ़ चुके हैं हम लोग, वो 1904 में शुरू हुआ था और लगभग 15-16 तक चला था। इसी क्रम में विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एक तीसरा चरण है इस क्रांतिकारी आंदोलन का, जो 1924 के बाद शुरू होता है और सूर्यसेन के फांसी के साथ जो 1934 में होगा उसके बाद समाप्त होता है। तो दिमाग को बांधे रहिए इस क्रम में। और आज की क्लास में भी हम शुरू करते हैं क्या कि विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन हुई। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य कि चूंकि एक बड़े टॉपिक को लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन, तो उसमें विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं तो उसको एक यूनिट के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि विदेशों में कोई एक क्रांतिकारी घटना नहीं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी और इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसको विस्तृत रूप से हमको एक अलग यूनिट के रूप में उसको पढ़ना है, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ संपूर्ण विदेशों में घटने वाली क्रांतिकारी घटनाओं को एक चैप्टर्स के रूप में हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी घटनाएं छोटी हो जाएगी। जो घटना छोटी होंगी उन घटनाओं का अलग से हम लोग एक अलग चैप्टर के रूप में अध्ययन करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जहां तक विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रश्न है तो इसमें सबसे पहला जो स्थान उभर के आता है वो है इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड में जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को शुरू किया वो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। इनके द्वारा किया क्या गया, तो इनके द्वारा जो काम किए गए वो ये कि सबसे पहले 1904 में 1904 में लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। उसके बाद अगला इन्होंने काम किया 1904 में ही कि अपने विचारों के प्रचार के लिए 1 वर्ष बाद एक समाचार पत्र लंदन से ही प्रकाशित किया और इसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उसके बाद अगले काम के रूप में इन्होंने 1905 में ही होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के इनके कृतियों से ही प्रभावित होकर के 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगरा ने
करजनवाइली की हत्या कर दी। तो इसके बाद यानी 1910 के बाद जो वर्मा थे वो पेरिस में चले गए और यहां उन्होंने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी 1914, तो वर्मा जो थे वो पेरिस चले आए और यहीं 1930 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो छात्रों, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो व्यक्तित्व है वो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और बिना इसके अध्ययन किए विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये फैक्ट्स है जो बोर्ड पर हमने आपको लिखा। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, इसका स्पष्टीकरण सुन लीजिए, तो पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे या महाराष्ट्र के रहने वाले थे और महाराष्ट्र का जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, तो उसमें हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं कि रैंड और आयरेस्ट की हत्या हुई थी। रैंड और आयरेस्ट की जो हत्या हुई थी, तो इसके कारण जो महाराष्ट्र की ब्रिटिश पुलिस थी, ये ब्रिटिश शासन था, वो क्रांतिकारी गतिविधियों को समूल नाश के लिए कृत संकल्प था। तो जिन्होंने हत्या की थी उनको तो फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिन्होंने उत्प्रेरित किया था अर्थात बालगंगाधर तिलक ने, तो उनको सजा 2-2 बार दी गई। लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं थे क्रांतिकारी विचारधारा के, विनायक दामोदर सावरकर भी थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा भी थे। तो इन लोगों पर भी पुलिस की दबिश बढ़ने लगी। पुलिस की दबिश इसलिए बढ़ने लगी कि ये लोग कोई घटना को अंजाम नहीं दे रहे थे, लेकिन विचार क्रांतिकारी था, इतना ब्रिटिश प्रशासन को पता था। तो क्रांतिकारी विचार है तो ये घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए ब्रिटिश शासन ने ये प्रयत्न किया कि इनको गिरफ्तार कर करके बंद कर दिया जाए ताकि किसी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इसकी प्रतिक्रिया थी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को जैसे ही इसका एहसास हुआ, तो वैसे ही 1904 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र को छोड़ दिया और लंदन चले गए। अब देखिए, एक बड़ा विचित्र बात है। लंदन का अर्थ क्या हुआ कि ब्रिटेन यानी जो मुझे गुलाम बनाए हुए था उसकी राजधानी थी लंदन। तो जो सत्ता गुलाम बनाई हुई है भारत में हमको, हम शरण लेने के लिए उस सत्ता के खिलाफ कहां जा रहे हैं? तो लंदन में। तो ये तो और बाघ के मुंह में जाना हुआ। आपने कभी सोचा है इस बात को? भाई, ग्रेट ब्रिटेन का भारत में शासन था। ग्रेट ब्रिटेन के शासन की पुलिस से श्याम जी कृष्ण वर्मा डरे हुए थे, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को दूसरे देशों में जाना चाहिए था। ये ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी थी लंदन, वहीं क्यों गए? वो तो और ऐसा हुआ कि पुलिस हमें खोज रही है, कि सिविल लाइन थाना की पुलिस तो इधर उधर छुपते चल रहे हैं, और फिर जो है वो हम बोला कि उससे बचने का तरीका यही है कि काहे नहीं सिविल लाइन थाने में ही चला गया। तो
ये तो कोई भी आदमी बोलेगा कि आप मुफ्ता का काम कर रहे हैं। सिविल लाइन की पुलिस खोज रही है, आप चले गए सिविल लाइन में, तो आप बचिएगा? बोलिए ना। हाँ सर, अपने घर में छोड़ना पड़ेगा। हाँ? अपने ही घर में छोड़ना पड़ेगा। लीजिए, ऐसा आपके नाम से वारंट निकला हुआ है और अब थाना में उद्देक लगा तो पकड़ेगा निश्चित रूप से, छोड़ेगा थोड़ी आपको। वहाँ नहीं पता होगा। तो यही परिस्थिति जो थी वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ थी कि ब्रिटेन की पुलिस बंबई में इन्हें खोज रही थी, लेकिन लंदन की पुलिस से ब्रिटिश शासन की पुलिस से भारत में बचने के लिए वो चले कहाँ गए? तो लंदन चले गए, यानी बाघ के मुंह में ही चले गए। तो ये एक पढ़ाई से जुड़ा हुआ ऐसा तथ्य आपको राज खोल रहे हैं जो आमतौर पे नहीं बताया जाता है लोगों को। तो इसका जवाब यह है कि उस समय, यानी जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं 20वीं शताब्दी तक, ये लोकतांत्रिक विचारों का युग था। यूरोप के अधिकांश देश अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना कर चुके थे और यहां शासन रूल ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार संचालित था। तो जो भी लोग वहां रह रहे थे उनके अधिकार निश्चित थे। और वही ब्रिटेन जो एक लोकतांत्रिक शासन अपने यहां स्थापित किए हुए था, भारत में वही ब्रिटेन का एक अधिकारी शासन स्थापित किए हुए था। तो इसलिए यहां जो लोग थे उस पर एक प्रकार से अधिनायकवादी शासन संचालित हो रहा था, लेकिन वो भी किस पर? लोकतंत्र के नाम पर। अंग्रेज जो भारत में कर रहे थे वो ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे थे कि हम भारत में लोकतंत्र स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, बल्कि यहां पर उनका तर्क ये था कि यहां लोकतंत्र के लिए परिस्थितियां ही उपलब्ध नहीं है, यहां के लोग लोकतांत्रिक विचारधारा को जानते ही नहीं है, यहां के लोग असभ्य हैं। तो सबसे पहले इन्हें सभ्य बनाया जाए और तब धीरे धीरे ग्रेजुअली इनको लोकतांत्रिक संस्थाओं के अधीन शामिल किया जाए। इसलिए जो ब्रिटेन अपने देश में लोकतंत्र का समर्थक था, वही ब्रिटेन अपने उपनिवेश में लोकतंत्र का दमन करता था। अब बात समझ में आई? तो यहां जो श्याम जी कृष्ण वर्मा आवाज उठा रहे थे वो एक प्रकार का लोकतांत्रिक काम था कि हम स्थानीय शासन के अमुक कामों का विरोध करते हैं। तो यहां जो है, चूंकि लोकतंत्र तो था नहीं, तो इसीलिए वहां इनके इस विरोध को राजद्रोह माना जाता है। लेकिन यही व्यक्ति लंदन में चला गया, तो लंदन में अपनी बातों को बुलंद करना, अपनी बातों को कहना एक लोकतंत्र का हिस्सा था, इसीलिए वहां इनका विरोध नहीं हुआ। वहां से ये भागे का हम लोग आगे देखेंगे, जब इन्होंने हत्या करवाई या इनके विचारों से प्रेरित होकर किसी ने हत्या की, तब इनको लंदन छोड़ना पड़ा, वरना सामान्य परिस्थिति में वहां की पुलिस इनको तंग नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंदन इसलिए भी गए, दूसरा कारण, कि वहां का जो समाज था वो एक बहुत बड़ा तबका जो था वो उदारवाद, मानववाद जैसी विचारधाराओं को मानने वाला था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में रह कर करके अंग्रेजों के उस समूह को भारत के पक्ष में भी करना चाहते थे कि देखिए ब्रिटेन की शासन भारत में कितना जुल्म कर रही है, ताकि वहां की जनता के द्वारा वहां के शासन पर दबाव बनाया जा सके। तो हम समझते हैं कि जो द्वंद्व आपके मस्तिष्क में था वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि श्याम जी कृष्ण वर्मा क्यों बाघ के मांद में चले गए। बात समझ में आ रही है? ये सब पढ़ाई का वो क्षण है कि जिसका स्पष्ट उत्तर आपका जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है, जो आप रखते हैं हिस्ट्री का बुक, उसमें नहीं मिलता है। उससे इतर हट कर करके इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो चलिए अब टॉपिक से आए। तो
तो इस प्रकार से हमने साबित किया कि रैंड और आयरेस्ट की हत्या के पश्चात जो पुलिस की दबिश अन्य क्रांतिकारियों पर बढ़ रही थी बंबई में, जिसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा भी थे, तो पुलिस की दबिश से तंग आकर करके श्याम जी कृष्ण वर्मा 1904 ईस्वी में कहाँ चले गए? लंदन चले गए और वहां क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना है। अब लंदन में जाकर के जो उनके कृत्य देखिएगा, तो सबसे पहले 1904 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। ये इंडिया हाउस की स्थापना करने का श्याम जी कृष्ण वर्मा का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था कि भारत से बहुत सारे नौजवान जो पैसे वाले थे वो पढ़ने के लिए लंदन जाते थे, तो उनको वहां रहने की बहुत दिक्कत होती थी। फिर कहाँ एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज की जानकारी उन्हें नहीं होती थी। तो इन्होंने भारतीय छात्रों को, किनको? भारतीय छात्रों को लंदन में पढ़ाई में हर प्रकार के सहयोग करने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की। अर्थात अगर भारत से कोई छात्र लंदन पढ़ने के लिए गया, तो अगर इंडिया हाउस में चला गया तो सबसे पहले उसको वहां रहने का, खाने का इंतजाम हो गया, जो किसी भी अप्रवासी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर वहां बजाते तौर पे ऑफिस एस्टैब्लिश थी, जिसको वहां के कॉलेजेस के, वहां की यूनिवर्सिटीज के सारी चीजों की जानकारी थी। प्रोस्पेक्टस उसके पास था, विवरणिका सबकी उसके पास थी। तो कब एडमिशन होता है, कितने पैसे लगते हैं, ये सब की जानकारी की सुविधा वहां थी। तो इस प्रकार से छात्रों के लिए जो है इंडिया हाउस एक अच्छा आश्रय स्थल बन गया, ताकि वहां जा कर करके वो अध्ययन अध्यापन कर सके। तो सिर्फ इंडिया हाउस का उद्देश्य यही नहीं था, बल्कि इंडिया हाउस का उद्देश्य एक ये भी था कि जिन छात्रों की हम मदद कर रहे हैं वो छात्र में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो, वो छात्र ब्रिटिश समर्थक नहीं हो, बल्कि देश के स्वतंत्रता का आकांक्षी हो। तो इस प्रकार से ये दो काम के लिए इंडिया हाउस बना। एक वर्ष बाद लंदन में ही उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, क्योंकि लंदन एक लोकतांत्रिक देश था। स्वाभाविक सी बात है, लंदन है तो समाचार पत्र हिंदी या गुजराती में तो होगा नहीं, या मराठी में तो होगा नहीं, तो इंग्लिशी में होगा। तो इस पत्र का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो पत्र है, ऑब्जेक्टिवली बहुत क्वेश्चन आता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए जब मेंस का यह विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें इस बात को ख्याल रखिए कि हम लोग वस्तुनिष्ठ तरीके से भी तथ्यों को याद करेंगे, और व्याख्या जब करेंगे तो मेंस के लिए व्याख्या हो जाएगी। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो समाचार पत्र श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में प्रकाशित किया, तो उसका उद्देश्य था ये कि भारत के स्वतंत्रता के विचारधारा को ब्रिटिश प्रजा के समक्ष प्रस्तुत करना, ब्रिटेन की प्रजा को यह बताना कि जो आपके देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वही लोकतांत्रिक शासक हमारे देश यानी भारत में लोकतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र का दमन करता है। इसलिए अपने शासन पर आप दबाव बनाइए कि वो भारत में लोकतंत्र की स्थापना करे और उसका दमन नहीं करे। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जनमत को भारत के स्वतंत्रता के अनुरूप या भारत में ब्रिटेन के शोषण के खिलाफ जनमत तैयार करने का एक उपाय था। क्लियर? उसके बाद उन्होंने वो वहां रहे, तो वहां एक आप जैसा कि जानते हैं कि जो इंग्लैंड जो हम लोग बोलते हैं, वो वास्तव में 4 प्रांतों का एक समुच्चय है, जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें एक तो इंग्लैंड है, राज्य कह लीजिए, दूसरा जो है न्यू साउथ वेल्स है, तीसरा जो है वो क्या नाम था उसका,
न्यू साउथ वेल्स, एक और नाम भूल रहा है, बेडन बर्न या क्या है, और चौथा जो था वो आयरलैंड था। ठीक है ना। तो ये चारों पहले अलग अलग थे। 1910 ईस्वी में ये चारों एक होकर के ग्रेट ब्रिटेन बने। तो चूंकि इंग्लैंड की राजधानी लंदन थी, वही सबसे बड़ा भूभाग था, और उसी के तहत सबका कन्फेडरेशन बना, बाकी तीनों का। तो 1910 के बाद ये भूभाग इंग्लैंड नहीं कहला करके क्या कहलाया, ग्रेट ब्रिटेन। तो लंदन इंग्लैंड की भी राजधानी हो गई और ग्रेट ब्रिटेन की भी राजधानी हो गई। अब उसमें जो आयरलैंड है, उसमें जो नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड दो भागों में बढ़ गया। तो साउथ आयरलैंड पर कब्जा बना रहा ब्रिटेन का, लेकिन नॉर्थ आयरलैंड में ब्रिटेन के सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुआ। स्कॉटलैंड, सॉरी। तो चार याद कर लीजिए, एक इंग्लैंड, दूसरा न्यू साउथ वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो ये चार को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो उसमें आयरलैंड का संपूर्ण भूभाग ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। जो उत्तरी आयरलैंड था, उसने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन किया, और वो आंदोलन जो था वो आयरिश रेवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता था, जिसका डिमांड था कि हम होमलैंड की मांग करते हैं, और उसके लिए क्रांतिकारी घटनाओं को वो अंजाम देता था। तो उससे प्रभावित होकर के लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसकी? मतलब कि भारत के लिए 100 देश का शासन, होम रूल का शासन। यहां पर छात्रों एक चीज याद रखिए कि होम रूल सोसाइटी और होम रूल लीग दोनों एक नहीं है। ठीक है। नाम में कुछ समानता होने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहीं पर स्पष्ट कर लीजिए कि होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापित की थी, और होम रूल लीग ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में भारत में स्थापित किया था। तो यह स्पष्ट हो गया कि होम रूल सोसाइटी और होम रूल लीग दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, ये सारी गतिविधियां श्यामजी कृष्ण वर्मा जब कर रहे थे, तो वहीं पर एक छात्र गए हुए थे, मदन लाल धिंगरा। ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और कर्जन वाइली जो था, जो भारत सचिव था, इंग्लैंड में ही रहता था वो, और भारत सचिव का मतलब पूर्व में बता चुके हैं कि भारत का मंत्री था वो। तो उसका राजनीतिक सलाहकार था कर्जन वाइली, जो हमेशा भारतीयों के खिलाफ में मशवरा दिया करता था भारत सचिव को या भारत मंत्री को। तो इसलिए मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली की 1909 ईस्वी में हत्या कर दी। फिर फौरन उसको, मदन लाल धिंगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब हत्या होगी तो उसके कारणों की तलाश की जाएगी। तो कारणों का तलाश किया गया, तो पता चला कि इसके पीछे श्यामजी कृष्ण वर्मा है। इसलिए अंततः उनको छोड़ देना पड़ा लंदन, और वो वहां से कहां चले गए, पेरिस। पेरिस में इन्होंने वंदे मातरम समाचार, पेरिस नहीं, जर्मनी, यहां पर ये कीजिए, थोड़ा सा मिस हुआ। कहां चले गए? जर्मनी। और जर्मनी में इन्होंने जो है वो एक समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला, और फिर फौरन जब 14 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए, और यहां निष्क्रियता के रूप में रहे, और 1930 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा को यही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से छात्रों, श्यामजी कृष्ण वर्मा वो व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने लगातार 1904 से लेकर के, बल्कि और कह लीजिए उसके पहले
रैंड और आयरेस्ट की जो हत्या हुई थी उस समय से लेकर के अपनी मृत्यु तक जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहे। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो क्षेत्र था जो हम लोग को देखना है, पढ़ना है, वो है जर्मनी। ठीक है ना? कौन? जर्मनी में जिस का नाम जुड़ा हुआ है, जिस क्रांतिकारी था, वो था मैडम भीखाजी कामा। ठीक है? ये एक पारसी महिला थी। और जर्मनी में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रही थी। में संलग्न थी। इन्होंने किया क्या कि पेरिस में इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है? और दूसरा काम ये किया कि 1907 में स्टुटगार्ट में जो समाजवादी अधिवेशन हो रहा था, इस सम्मेलन में उन्होंने तिरंगा फहराया था। तो देखिए जर्मनी में भी हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी गतिविधियां संचालित थी। और वो कैसे कि वहां एक पारसी महिला भारत से पलायन कर करके भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के पश्चात जब उन पर पुलिस की दबिश बनी तो वो जर्मनी चली गई। और ये पारसी महिला भीखाजी कामा ने जर्मनी में रह करके क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया। तो कैसे संचालित किया, क्या काम किया इन्होंने? ठीक है? तो दो काम किया, जो दो काम परीक्षा के लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला काम किया कि जिस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, उसी प्रकार से मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो आप अच्छे से समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत के छात्र जर्मनी में जाकर के पढ़ना चाहते थे उनके लिए वही सुविधा उपलब्ध कराना जो सुविधा श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में भारतीय छात्रों को उपलब्ध करा रहे थे। अर्थात अगर भारत के छात्र जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो उनके रहने के, खाने की व्यवस्था और जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जानकारी, ये तो मूलभूत काम था। इसके अतिरिक्त कि देश के लिए एक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित छात्रों का समूह बनाना, तो मूलभूत काम वो ये था। लेकिन उनका दूसरा जो काम था वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था और वो था तिरंगा फहराना। तो तिरंगा फहराने का क्या
प्रभाव था, क्या अर्थ था। तो देखिए, एक बात यहां पर समझने वाली है, जिसको समझना चाहिए कि उस समय यानी 20वीं शताब्दी का जो दौर था वो पूंजीवाद का दौर था, कैपिटलिज्म का दौर था। और कैपिटलिज्म ने लोकतांत्रिक विचारों पर कब्जा कर लिया था और लोकतांत्रिक विचारधारा को अपने अनुरूप चला रहा था। बात समझ में आ रही थी? जिसमें मजदूरों और किसानों के हितों की अवहेलना हो रही थी। बात समझ में आ रही है? यानी अभी तक वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र सर्वांगीण नहीं था, लोकतंत्र में टोटलिटी नहीं थी। लोकतंत्र था तो किसके लिए? तो पूंजीपतियों के लिए था, मजदूरों और किसानों के लिए लोकतंत्र नहीं था। ऐसे में एक विचारधारा उभर करके सामने आया था और विचारधारा था समाजवाद, सोशलिज्म, जिसमें बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम था वो कार्ल मार्क्स का था, क्योंकि उसने वैज्ञानिक समाजवाद की नींव डाली थी, साइंटिफिक सोशलिज्म की नींव डाली थी। और इसने इस बात की नींव डाली थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन किया करता था। तो पूंजीवाद के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन जो हो रहा था वो समाजवादियों के द्वारा हो रहा था। तो 1907 में समाजवादियों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में हुआ और वहां तिरंगा फहराने का अर्थ क्या हुआ कि भारत के परतंत्रता की जानकारी वहां उपस्थित विश्व के सभी समाजवादी नेताओं को हो गया। जो अंग्रेज प्रचारित कर रहे थे कि हम वहां सब बनाने जा रहे हैं, गए हैं भारत में, गुलाम हम नहीं बनाया है, अंग्रेजों का यह मिथक मैडम भीखाजी कामा ने स्टुटगार्ट में चकनाचूर कर दिया। तो वो झंडा फहराना सिर्फ नहीं था, झंडा फहराना एक प्रतीक था। असल बात बताना था विश्व के सभी नेताओं को, जो समाजवादी नेता थे, कि अंग्रेजी शासन भारत में शोषणात्मक है, दमनात्मक है, कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास था भीखाजी कामा का। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अगला जो टॉपिक हम आपको बताना चाहते हैं वो है कामागाटा मारू प्रकरण। क्या? कामागाटा मारू, ये सब विदेशों में घटनाएं घट रही, ठीक है ना? प्रकरण, ये घटना जो हुई वो 1914 ईस्वी में। कब? 1914 में। ये था क्या चीज कामागाटा मारूकरण? तो एक जापानी जहाज का नाम था। क्या नाम था? जापानी जहाज था। अब आ जाइए कि प्रकरण की घटना क्या थी। तो घटना पर अगर दृष्टि डालते हैं तो कनाडा में 376 भारतीयों को भगाए जाने का मामला। ठीक है? इस प्रकरण से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसका नाम था सरदार गुरदीप सिंह। सरदार
गुरदीप सिंह। अब ये तथ्य है छात्रों, इस तथ्य को अच्छे ढंग से समझ लीजिए तो पूरा कामागाटा मारू प्रकरण आपको समझ में आ जाएगा। फैक्ट क्या है? तो अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिकी महादेश में, जिसको कनाडा बोलते हैं। तो कनाडा में मजदूरी करने के लिए भारतीयों का जाने का क्रम बहुत पहले से चल रहा था। भारत के मजदूर अच्छे तनख्वाह, अच्छे पैसे के लालच में कनाडा में जाना चाहते थे। तो पहले से ही चल रहा था और इसमें सिखों की संख्या सर्वाधिक थी जाने वालों में। तो इसमें हुआ ये कि धीरे धीरे कनाडा में रोजगार के अवसर जो है वो कम होने लगे। तो वहां के मजदूरों पर इसका जब असर पड़ने लगा तो उन्होंने अपनी सरकार पे दबाव बनाया कि जो भारत से अप्रवासी आ रहे हैं उसके वजह से हम लोग की मजदूरी कम हो जा रही है। भारत के लोग कम में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कनाडा की सरकार ने अपने देश के मजदूरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अप्रवासी कानून बना दिया था कि कोई भी भारतीय, कोई भी विदेशी कनाडा में सीधा तब प्रवेश कर सकता है जब अपने देश से सीधे कनाडा में आया हो। अब उस समय की जो समुद्री यात्रा, हवाई जहाज तो था नहीं, समुद्र से जाना था। तो समुद्र से यातायात में जो साधन थे उसमें भारत से कोई भी देश बिना कहीं रुके हुए डायरेक्ट कनाडा नहीं जा सकता था। उसको किसी न किसी पोर्ट ऑन कॉल पे रुक करके ईंधन या खाने पीने की वस्तुएं लेनी पड़ती थी, तभी वो जा पाता था। लेकिन इस कानून के रहने के बावजूद भी 1913 ईस्वी में, कब? 1913 में एक 35 भारतीयों का दल गया वहां, जो सीधा कनाडा नहीं पहुंचा था बल्कि उसकी जहाज रुक रुक कर पहुंची थी। और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनके आगमन को वैध कर दिया। तो जो अप्रवासी कानून था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी, उसके आधार पर। बात समझ में आ रही है? अब यह समाचार जब सुना गुरदीप सिंह, जो एक एजेंट था, कि अरे जब ये तो खुल गया बॉर्डर, अब 35 भारतीय ऐसे पहुंच गए कनाडा जो सीधा कनाडा, माने सीधा कनाडा नहीं गए थे, रुक रुक कर गए थे। तो उसने जापान का एक जहाज कामागाटा मारू नामक जहाज किराए पर लिया गुरदीप सिंह ने, और उस पर 376 भारतीयों को मैंने टिकट बेचा। उसमें अधिकांश भारत के सिख थे, कुछ इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग भी थे। इसको लेकर के वो चल पड़ा। अब इस बीच में जो कनाडा की सरकार थी वो अप्रवासी कानून की जो कमी थी उसको दूर कर लिया था, जिसकी वजह से 35 भारतीय कनाडा में घुसने में सफल हो गए थे। बात समझ में आ रही है? तो उसको दूर कर लिया, और जब इन लोग पहुंचा तो वहां घोषणा कर दी कि साहब नहीं, आपको कनाडा में नहीं घुसना है। तो ये लोग जब वापस होने लगे तो जगह जगह रुक रुक करके वापस हुए ये लोग। तो जगह जगह जो है वो क्रांति के विचारधारा को फैलाने लगे। और जब भारत में बजबज में पहुंची है जहाज, पश्चिम बंगाल में बजबज एक जगह है, तो पुलिस से इनका मुठभेड़ हो गया। तो 376 में 202 ही जो है वो बचकर निकल पाए। बाकी 20 या 22 को पुलिस गोली में मारे गए, बाकी को पकड़ कर करके जो है वो जेल में बंद कर दिया गया। इसी को कामागाटा मारू प्रकरण। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए छात्रों, अगला जो टॉपिक हमें आपको बताना है वो ये कि एक और घटना घटी। वो था
गदर आंदोलन। क्या चीज? गदर आंदोलन। ये गदर आंदोलन जो चला था वो 1915 में और इस आंदोलन का जो स्थान था वो कनाडा प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका था। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और इनमें जो नेता थे वो लाला हरदयाल थे। कौन थे? देखिए दोनों हम अलग से एक चैप्टर के रूप में पढ़ावेंगे, कामागाटा मारू प्रकरण भी और गदर आंदोलन भी। यहाँ एक वृहद चैप्टर का एक अंश के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी कम बातों को इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और एक अलग टॉपिक के रूप में जब इसका अध्ययन करेंगे तो सिर्फ उसका अलग से अध्ययन होगा। तो यहाँ जो गदर आंदोलन था ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो वहाँ की सरकार की शोषणात्मक नीति थी, एक्सप्लॉयटरी पॉलिसी थी, उसके खिलाफ वो लाला हरदयाल ने एक आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या था? एक गदर नामक समाचार पत्र निकाला इन्होंने सैन फ्रांसिस्को से। कहा? सैन फ्रांसिस्को से। और वो हिंदी में, गुजराती में, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, उर्दू में और गुरुमुखी में, ये 4 लैंग्वेज में छपती थी। और उसमें गदर की गूंज नाम से शीर्षक से कविता छपती थी जो काफी क्रांतिकारी होता था। भारत के बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता इस पे अपना लेख लिखते थे और इस तरीके से विदेशों में लाला हरदयाल ने जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अलग को जगाने का काम किया। और इसकी परिणति क्या हुई कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारे लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत आए। बाद में चलकर 1916 में ये विलुप्त हो गए। कहाँ चले गए लाला हरदयाल पता नहीं। और उनके हटने के साथ ही ये आंदोलन भी जो है वो समाप्त हो गया। तो ये था छात्रों पूरी घटना जो विदेशों में क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित थी। हम समझते हैं कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में जो इसका अंतिम खंड है यानी जो दूसरा चरण 1924 से, वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।